हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस नए यूट्यूब वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हम पढ़ रहे थे क्लास 11th कॉमर्स, और हमने वहाँ पे स्टार्ट किया था की मैनेजरियल पर्सनल। और की मैनेजरियल पर्सनल में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल भाषा में समझें मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब क्या होता है। देखो, कंपनी में जो डायरेक्टर्स की टीम होती है उसे कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर कंपनी में 10 डायरेक्टर की टीम है तो उसको हम बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से हम किसी एक बंदे को बनाते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। और मैनेजिंग डायरेक्टर को सब्सटेंशियल पावर होती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। कंपनी की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उसको रन करने के लिए हम एक सब्सटेंशियल पावर देते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर को। यानी कि जब आप कंपनी में अथॉरिटी की बात करते हो तो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी जो होती है वो शेयर होल्डर्स के पास होती है। उसके बाद अथॉरिटी आ जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी आती है वो मैनेजिंग डायरेक्टर के पास आती है। उसके बाद वो अथॉरिटी नीचे फॉरवर्ड हो जाती है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट की मैनेजरियल पर्सनल होता है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में। अब थोड़ा चलो टेक्निकल डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है। सो देखो, कोई भी डायरेक्टर, अ डायरेक्टर हुज वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, an agreement with the company, resolution passed in the general meeting by the board, is entrusted with the substantial power of managing the company's affairs। यानी कि एक ऐसा डायरेक्टर जिसको हमने आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली अपॉइंट किया, या फिर कंपनी के साथ डायरेक्टली एग्रीमेंट साइन करके अपॉइंट किया, या फिर जनरल मीटिंग्स में मेंबर ने रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट किया, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उससे एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया विथ सब्सटेंशियल पावर, और उसको कंपनी के जो अफेयर्स है उसको मैनेज करने का अधिकार दिया गया थोड़े ज़्यादा पावर के साथ, तो वो बंदा कहलाता है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपॉइंटमेंट कैसे होती है मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। सो अपॉइंटमेंट कैन बी मेड, यानी कि जो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है इनमें से किसी एक प्रोविजन के बेसिस पे आप कर सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि एन एग्रीमेंट विद द कंपनी, यानी कि उसने डायरेक्टली कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया। सेकंड क्या होगा कि जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके बेसिस पे हमने उसको अपॉइंट कर लिया। तीसरा पॉइंट होता है कि रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पास किया, उसके बेसिस पे हमने अपॉइंट किया। लास्ट पॉइंट होता है अकॉर्डिंग टू क्लॉज ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमने अपॉइंट किया। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट के ऑप्शंस है। आगे देखेंगे, द बोर्ड अपॉइंट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड टर्म्स मस्ट बी अप्रूव इन द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। यानी इसको बोर्ड अपॉइंट करेगा मैनेजिंग डायरेक्टर को, इसकी जो टर्म्स होती हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव हो जाती है। तो बेसिकली इसका जो टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट होता है वो 5 साल का होता है। यानी कि अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो वो 5 साल तक अपना ऑफिस इंजॉय करेगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है डिसक्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। यानी कि डिसक्वालिफिकेशन, ऐसे क्वालिटीज़ या ऐसे पॉइंट्स अगर कहीं हैं तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनेगा। पहला कंडीशन क्या है, एज लेस देन 21 एंड मोर देन 70 ईयर्स। यानी एक ऐसा बंदा जिसकी उम्र 21 साल से कम है वो डायरेक्टर नहीं बनेगा, और जिसकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है वो भी डायरेक्टर नहीं बनेगा। अगर किसी बंदे की एज 70 प्लस है यानी 70 प्लस है और उसको हम एमडी बना रहे हैं तो उसके लिए एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, और ऊपर से एक्सप्लेनेटरी नोट देना पड़ता है ताकि उसकी हम अपॉइंटमेंट को जस्टिफाई कर सकें। तो सपोज कोई बंदा है जिसकी एज 75 ईयर्स है लेकिन उसको कंपनीज मैनेज करने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, उस बंदे को हमने मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया, लेकिन उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है और रिटर्न में जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि हमने क्यों इस बंदे को अपॉइंट किया, क्या अच्छी क्वालिटीज है इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट है एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और एडजस्टेड इंसॉल्वेंट। तो सिंपल चीज़ याद रखना, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि किसी बंदे को कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी लाइबिलिटीज़ को पेमेंट नहीं करी है, उसको बोलेंगे। और जो कंगाल हो गया पर्सन रहता है इंसॉल्वेंट। सेकेंड, एनी पर्सन हु इज सस्पेंडेड पेमेंट टू क्रेडिटर मेड कॉम्प्रोमाइज। यानी कि कोई बंदा है जिसने अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट करने से सीधा मना कर दिया है या उनसे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, तो ऐसा बंदा भी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई ऐसा बंदा है
जिसको कोर्ट ने ना सज़ा सुनाई है, 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा सुनाई है, किसी केस में उसको दोषी पाया गया, फ्रॉड में हो सकता है, क्रिमिनल के केस में हो सकता है। अगर वो बंदा दोषी पाया गया और उसको 6 महीने की सज़ा सुना दी गई है, तो वो बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो शॉर्ट में याद कर लेते हैं एक बार, एक ऐसा बंदा जिसकी एज 21 साल से कम है, 70 से ज़्यादा है, डायरेक्टर नहीं बनेगा। एक बंदा जो इंसॉल्वेंट हो गया है और अपनी लायबिलिटीज को अभी तक पेड नहीं किया, वो नहीं बनेगा। एक बंदा जिसने अपने प्रोक्रेटर्स को पेमेंट किया ही नहीं है, वो भी नहीं बनेगा। लास्ट में जो बंदा कोर्ट केस में दोषी पाएगा, वो भी नहीं बनेगा। अब एक मैनेजिंग डायरेक्टर की पावर्स एंड ड्यूटीज क्या होती है? पहला ही पॉइंट है मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि उसको सब्सटेंशियल पावर मिलता है, तो वो कंपनी की जो डे टू डे एक्टिविटीज रहता है उसको वो अच्छी तरह से मैनेज करेगा। और इसकी पावर जो होती है वो डिफाइंड की जाती है। अगर उसने एग्रीमेंट साइन करके अगर उसको हमने डायरेक्टर बनाया है, तो उस एग्रीमेंट में उसकी पूरी पावर्स एंड ड्यूटीज डिफाइंड होंगी। मेमोरेंडम से अगर हमने उसको डायरेक्टर बनाया, तो मेमोरेंडम में उसकी सारी की सारी ड्यूटीज डिफाइंड होंगे। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या रेजोल्यूशंस पास करके हमने उसको एमडी बनाया है, तो वहाँ पे भी उसका जो ड्यूटीज़ है वो पूरा डिफाइंड होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्टेड विद द सब्सटेंशियल मैनेजमेंट पावर। तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद सबसे ज़्यादा पावर जो होती है कंपनी, वो एमडी के पास होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उसको एक सब्सटेंशियल मतलब ज़्यादा पावर अवेलेबल है। एंड में ओवरसी स्पेसिफिक बिजनेस डिवीजन, हो सकता है कि किसी कंपनी का एक स्पेसिफिक डिवीजन उसी को दे दिया जाए। जैसे पूरा प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट वो संभालेगा, फाइनेंस का डिपार्टमेंट वो संभालेगा, या फिर मार्केटिंग का डिपार्टमेंट वो संभालेगा। ऐसा पूरा एक डिवीजन है उसका, या ऑपरेशंस का डिवीजन उसको दे दिया जाए। एंड मल्टीपल मैनेजिंग डायरेक्टर में एग्जिस्ट इन अ कंपनी, यानी एक साथ एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। और मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी फंक्शन करेगा, यानी जो भी काम परफॉर्म करेगा, बोर्ड्स सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शंस पे करेगा, क्योंकि बोर्ड को तो यार उनसे ज़्यादा पावर है ही है। तो अगर मैनेजिंग डायरेक्टर कोई भी फंक्शन यानी कोई भी काम कर रहा है, तो बोर्ड उस पर नज़र रखेगा और बोर्ड उसको डायरेक्शन देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है मस्ट बी ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। यस, हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो बोर्ड का ही कोई एक मेंबर होता है, यानी वो पहले से ही कंपनी का डायरेक्टर होना कंपलसरी है। यानी जो पहले से ही कंपनी का डायरेक्टर है उसी को हम मैनेजिंग डायरेक्टर बनाएंगे। एंड मस्ट फुलफिल द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्डिनरी डायरेक्टर। तो देखो, अगर हमने उसको एमडी बना दिया, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर की बाकी ड्यूटीज़ को नहीं परफॉर्म करेगा, बोर्ड मीटिंग्स नहीं अटेंड करेगा। ऐसा नहीं है भाई। अगर वो एमडी बन भी गया है, तो जो डायरेक्टर की पावर एंड ड्यूटीज़ है वो उसको साथ साथ निभाना पड़ता है। दो जिम्मेदारी उसको एक साथ है, एक डायरेक्टर की और दूसरी मैनेजिंग डायरेक्टर की भी। तो हम अगला के एमपी डिस्कस करेंगे, दैट इज होल टाइम डायरेक्टर। तो होल टाइम डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी। वो एक एम्प्लॉय की तरह पूरे समय कंपनी में काम करता है। एंड दे डेडिकेट देयर इंटायर टाइम टू कंपनीज वर्क। जैसा ऑफिस टाइम रहता है मॉर्निंग 9 से लेके शाम के 6 बजे तक का, तो उस तरह से होल टाइम डायरेक्टर एक कंपनी में काम करता है। दैट इज वाई ही कंसिडर्ड एज अ एम्प्लॉय डायरेक्टर। और अनलाइक मैनेजिंग डायरेक्टर डू नॉट हैव सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट। लेकिन इनके पास इतना सब्सटेंशियल पावर नहीं होता है जितना एक मैनेजिंग डायरेक्टर के पास होता है। ये कुछ की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कोई डिपार्टमेंट को देखना हो गया, या फिर कंपनी में काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो वो इस तरह का काम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद है आपका, द मैनेजर। तो मैनेजर इज एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड अंडर द सुपरविजन कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड। मैनेजर एक इंडिविजुअल बंदा होता है जिसको बोर्ड अपॉइंट करता है, और बोर्ड ही उसको सुपरवाइज कंट्रोल और डायरेक्शंस देगा। दे मैनेज द इंटायर और मेजर पार्ट ऑफ द कंपनीज अफेयर्स। या तो कंपनी का पूरा कामकाज उसे दे देंगे, या उसका छोटा सा पार्ट उसे दे देंगे। इन दिस पोजिशन कैन बी हेल्ड डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन फुलफिलिंग द मैनेजरियल ड्यूटीज। तो जो मैनेजर की ड्यूटी होती है, यानी जो मैनेजर की पोस्ट होती है, दे कैन बी हेल्ड बाय डायरेक्टर। दिस पोजीशन कैन बी हेल्ड बाय डायरेक्टर, यानी किसी डायरेक्टर को मैनेजर बनाया जा सकता है। और कोई और पर्सन होगा जिसमें अगर मैनेजरियल ड्यूटीज परफॉर्म करने की क्वालिटी है, तो उसको हम मैनेजर बना देंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टर बनना है। चलो, अगर डायरेक्टर में क्वालिटी है उसको बना दिया, ठीक है। लेकिन मैनेजर के अलावा, सॉरी, डायरेक्टर के अलावा भी कोई बंदा मैनेजर बन सकता है। अ कंपनी कैन हैव ओनली वन मैनेजर एट ए टाइम। कंपनी में एक ही मैनेजर एक टाइम पे होता है। तो ये जो मैनेजरियल अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, किसी को हम एमडी बना रहे हैं, किसी को मैनेजर बना रहे हैं, किसी को होल टाइम डायरेक्टर बना रहे हैं, तो इसमें कुछ ना क्लैरिफिकेशंस होनी चाहिए। तो वही पढ़ेंगे, जैसे कि अ कंपनी कैन नॉट हैव बोथ
मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर एट द सेम टाइम। कैन नॉट हैव, बोला गया है कि एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर एक साथ अपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि दोनों को सब्सटेंशियल पावर रहता है, तो मे बी दोनों में क्लैशेस हो सकते हैं, दैट इज वाई। सेकेंड पॉइंट है अ कंपनी कैन हैव बोथ होल टाइम एंड मैनेजिंग टुगेदर। तो कंपनी में ना होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर दोनों एक साथ हो सकते हैं। उसके बाद में कंपनी हैव बोथ मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर, तो एमडी और होल टाइम डायरेक्टर वो भी एक साथ हो सकता है। एंड कंपनी एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। तो खाली पहला ही एक्सेप्शन है कि एमडी और मैनेजर एक साथ नहीं अपॉइंट होंगे, बाकी अपॉइंट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट की मैनेजर पर्सनल की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। तो आप सबको पता होगा कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या रहता है, कंपनी के एक्टिविटीज को स्मूथली चलाना उसका काम रहता है बेसिकली। तो वो करस्पॉन्डेंस हैंडल करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज परफॉर्म करता है, जो उनके लोग हैं यानी कि डायरेक्टर है, मैनेजर है, चेयरमैन है, उनको वो असिस्ट करता है। तो फिलहाल हम थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड टू फुलफिल सेक्रेटरियल फंक्शंस अंडर द कंपनीज एक्ट। सेक्रेटरी को क्यों अपॉइंट किया गया है? सेक्रेटरियल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। एंड दे मस्ट बी अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अगर कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट पे अपॉइंट होता है तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो सीएस होनी चाहिए। एंड फॉलोइंग कंपनीज हैड मस्ट अपॉइंट द होल टाइम सेक्रेटरी। तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कंपलसरी होल टाइम सेक्रेटरी अपॉइंट करता है, वहां पे पार्ट टाइम सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट नहीं चलती है। जैसे कि पहला है लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज मतलब वो कंपनीज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो, या ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, तो ऐसी कंपनीज को फुल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है। एंड द बोर्ड अपॉइंट होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन। और उस बोर्ड रेजोल्यूशन में ही उसके अपॉइंटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं और उसका रेम्युनरेशन यानी सैलरी कितना होगा वो डिसाइड होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट और ड्यूटीज हम ध्यान में देखते हैं। पहला, तो अपॉइंटमेंट रूल्स फॉर अ होल टाइम सेक्रेटरी। होल टाइम सेक्रेटरी को अगर आप अपॉइंट कर रहे हो तो उसका रूल क्या है? पहला, एक्सक्लूसिव पोजीशन। अ होल टाइम सेक्रेटरी कैन नॉट होल्ड ऑफिस मोर देन 1 ईयर। तो उसका जो ऑफिस होता है कंपनी सेक्रेटरी का वो 1 साल से ज्यादा का नहीं होता। डायरेक्टर रोल, अ होल टाइम सेक्रेटरी कैन बी अ डायरेक्टर बट ओनली बोर्ड अप्रूवल। यानी जो सेक्रेटरी होता है वो कंपनी का डायरेक्टर भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए बोर्ड का अप्रूवल चाहिए। और फर्स्ट जो सेक्रेटरी होता है उसको प्रो टर्म सेक्रेटरी बोला जाता है, जो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन स्टेज जैसे ही कंप्लीट होता है तो कंपनी वर्किंग करना स्टार्ट करेगी विद द हेल्प ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और वहां पे आपको क्या चाहिए होगा? सेक्रेटरी। तो उस टाइम पे हम प्रोटम सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। प्रोटम सेक्रेटरी अपॉइंट करता है प्रमोटर। तो जो अपॉइंटमेंट होती है प्रोटम सेक्रेटरी की वो प्रमोटर अपॉइंट करता है जब कंपनी का फॉर्मेशन हो जाता है तब। और मे नॉट कंटिन्यू एज अ रेगुलर सेक्रेटरी। ये भी हो सकता है कि एज अ रेगुलर सेक्रेटरी कंटिन्यू करे या नहीं भी करे। अब प्रोटम सेक्रेटरी का काम क्या है? जो लीगल प्रोसीजरल जो फॉर्मेलिटीज होती है उसको कंप्लीट करना होता है। प्रोटम का मतलब होता है टेम्पररी, और उसका काम क्या होता है? रिकॉर्ड कीपिंग। अपॉइंटमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर्ड ऑफ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल। अब आगे जाते हैं हम लोग ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो पहला तो स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, दूसरा जनरल ड्यूटी है। स्टैट्यूटरी ड्यूटी मतलब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर एक्ट। पहला मीटिंग मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज अटेंडिंग द बोर्ड एंड कंपनी मीटिंग। कंपनी की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो चाहे वो जनरल मीटिंग्स हो, उसका पूरा मैनेजमेंट सेक्रेटरी देखता है। देन मिनट्स प्रिपरेशन। अब मिनट्स का मतलब क्या होता है? प्रोसीडिंग्स। मीटिंग की जो प्रोसीडिंग्स होती है ना उसको शॉर्ट में रिकॉर्ड करता है। जैसे कोई मीटिंग चल रही होती है तो सेक्रेटरी एक जगह उसको शॉर्ट में रिकॉर्ड करता है, तो वो मिनट्स का प्रिपरेशन भी सेक्रेटरी का काम है। शेयर होल्डर्स करस्पॉन्डेंस, लाइक इशू ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को लेके जो भी करस्पॉन्डेंस यानी लेटर होगा वो ये देखेगा। उसके बाद में कम्युनिकेशन, नोटिस भेजेगा, सर्कुलर भेजेगा, ऑफिशियल कम्युनिकेशन इसका काम है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, सारे के सारे रजिस्टर्ड, सारा का सारा जो मेंबर बुक, रजिस्टर्ड होल्डर बुक सब इसके पास रहेगा। एंड फिलिंग द लीगल रिटर्न्स, सॉरी फाइलिंग द लीगल रिटर्न्स टू द आरओसी। तो जो भी जैसे एनुअल रिटर्न्स की फाइल हो गई, या फिर आप इशू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की फाइल हो गई, स्पेशल रेजोल्यूशंस की फाइल हो गई, वो सब रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ता है, वो सेक्रेटरी करेगा। अब सेक्रेटरी को जनरल ड्यूटीज भी होती हैं,
जनरेट, जैसे कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गाइडेंस दे सकता है उनकी ड्यूटीज और पावर के लिए। वो रिप्रेजेंटेशन करता है अपियरिंग बिफोर रेगुलेटर्स एंड अथॉरिटीज। जैसे कि रेगुलेटर्स कौन है, जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर है बैंकों का। सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पूरा स्टॉक मार्केट रेगुलेट करता है। तो उनको अगर किसी चीज़ की जरूरत होगी तो सेक्रेटरी उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। देन हेल्पिंग द बोर्ड कंपनी मैनेजमेंट, बोर्ड को मदद करेगा कंपनी को संभालने में। गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इंश्योर करेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से चले। कॉम्प्लायंसेस मतलब जितनी भी ड्यूटीज उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर असाइन करेंगे एज ए सेक्रेटरी उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपनी सेक्रेटरी का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंपनी सेक्रेटरी काम करता है एज अ कोऑर्डिनेटर, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुप्रीम मैनेजरियल अथॉरिटी होती है कंपनी के अंदर। जितनी भी कंपनी की पॉलिसीज होंगी वो सब बोर्ड बनाएगा और कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। और इन सभी की सभी पॉलिसीज का जो इम्प्लीमेंटेशन करवाना होता है वो सेक्रेटरी का काम होता है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोई आपने प्लान किया और उसमें आपने एक्टिवली वर्क किया तो उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। जैसे हमने प्लान किया कि सर मैं कल से 6 बजे सुबह उठ के पढ़ाई करूँगा, तो भाई अगर 6 बजे आप उठे और पढ़ाई स्टार्ट कर दी मतलब आपने प्लान को एग्जीक्यूट किया या इम्प्लीमेंट किया। सपोज आपने 6 बजे अलार्म लगाया और बिल बिल नहीं बोल सकते, अलार्म बजा और आपने बोला छोड़ो यार अभी तो 6 ही बज रहा है, 6:15 बजे उठते, नहीं उठे। फिर 6:30 बजे अलार्म बजता है, आप बोलते ठीक है यार अभी तो 6:30 बजे और सूरज भी नहीं निकला, हम क्यों निकले घर से बाहर, नहीं उठे। फिर 7 बज गया, फिर आपने बोला आज तो लेट हो ही गया, कल से शुरू करते। इसके बाद आपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया। तो जो प्लान और पॉलिसीज आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे उसे एग्जीक्यूट करने का काम सेक्रेटरी करेगा, इम्प्लीमेंटेशन का काम सेक्रेटरी करेगा। एंड सेक्रेटरी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन बोर्ड एंड अदर एग्जीक्यूटिव, यानी बोर्ड को अगर कोई बात एग्जीक्यूटिव को बोलना है तो किसके थ्रू बोलेगा, सेक्रेटरी के थ्रू। और अगर सेक्रेटरी को कोई बात अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव्स को अगर कोई बात बोर्ड को बोलना है वो सेक्रेटरी के थ्रू जाता है। सो द सेक्रेटरी एक स्पोक पर्सन की तरह काम कर रहा है, यानी कोऑर्डिनेशन बना रहा है वो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। देखो इंटरनल कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है सेक्रेटरी इंटरेक्ट करेगा बोर्ड से, मैनेजिंग डायरेक्टर से, चेयरपर्सन से, अदर एग्जीक्यूटिव से, जिसमें यूनियन हो गए, कंपनी के ऑडिटर्स हो गए, मतलब इंटरनल लोगों के साथ जब बातचीत करता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन मतलब जब सेक्रेटरी रिलेशनशिप बिल्डर करेगा कंपनी और कंपनी के बाहर के लोगों के, जैसे शेयर होल्डर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, जनरल पब्लिक होगी, उनके साथ जब ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेगा तो होता है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। अगला पॉइंट आता है सेक्रेटरी एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। देखो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब संचालन करना, किसी चीज को सही तरीके से चलाना। नहीं तो यार एडमिनिस्ट्रेशन का और एक शब्द है प्रशासनिक, यानी प्रशासन बट थोड़ा हैवी शब्द हो जाएगा। प्रशासन थोड़ा और टॉप क्लास का वर्ड है। तो पहले के राजा महाराजा प्रशासन करते थे, जो सेक्रेटरी वो संचालन, संचालन एक परफेक्ट वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेक्रेटरी इंश्योर द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। तो एक बार जो, एक मिनट यार पानी पी लेता हूँ मैं। देखो तो सेक्रेटरी एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब संचालन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर सेक्रेटरी इंश्योर करता है कि जितनी भी पॉलिसीज बनाई गई हैं वो सही तरीके से चल रही हैं। वो सुपरवाइज करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम कर रहा है नहीं कर रहा है। वो एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप करता है। देखो एफिशिएंट जो वर्ड है काफ़ी बहुत बड़ा वर्ड है, उसको मैं फिर कभी आपको सिखा दूंगा। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड, जैसे इसमें रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को हायर करना जॉब के लिए, फिर उनको ट्रेनिंग देना, फिर उनको सैलरी देना, रिम्यूनरेशन, और स्टाफ का प्रमोशन, ये पूरा काम सेक्रेटरी का होता है एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। उसके बाद में सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रैक्टिस। तो कंपनी सेक्रेटरी एक क्रुशियल रोल प्ले करता है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में। When employed by the company, they handle the compliance and administration. A practicing company secretary can offer services जैसे कि कंपनी फॉर्मेशन, शेयर ट्रांसफर, ऑडिटिंग, लीगल कंप्लायंस। तो ये एक एम्प्लॉई है जो अपनी एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज कंपनी को देता होता है। उसके बाद आता है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स में बाद में अलग से इसके ऊपर लेक्चर बना दूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लायबिलिटीज रोल ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी।
तो कंपनी सेक्रेटरी की लाइबिलिटीज क्या है? तो सिंस company secretary is a KMP of a officer, they held liable for the non compliance on the company. भाई वो इंपॉर्टेंट की मैनेजरियल पर्सनल है, तो उसका काम है सारा लीगल देखना, टेक्निकल देखना। अगर कोई भी लीगल कॉम्प्लियंसेस पूरा नहीं हुआ है, अगर कंपनी पे कोई डिफॉल्ट करने का पेनल्टी चार्ज हुआ है किसी प्रोविजन को पूरा ना करने के लिए, तो ये कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी बन जाती है। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो राइट्स आर ग्रांटेड टू द कंपनी सेक्रेटरी, कंपनीज एक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। सम राइट्स आर कन्फर्म विद एग्रीमेंट्स अभी। तो कुछ राइट्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि राइट टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज वर्किंग ऑफ देयर डिपार्टमेंट। कंपनी सेक्रेटरी को जिस डिपार्टमेंट को